गुड इवनिंग मुस्कान। गुड इवनिंग रेखा। आज तो लाइव आ गई आप। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या चल रहा था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग। द प्यूरिटन एंड द रेस्टोरेशन एज पोएट्री हमने पढ़ना शुरू किया था। न्यू क्लासिकल ऑगस्टन एज चल रहा था ना हमारा, तो हाँ, तो न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज पोएट्री हमने पढ़ना शुरू किया था और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो हम पढ़ते हैं यूजुअली। राइटर्स पढ़ना शुरू किया था हमने। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, गुड इवनिंग प्रीति। अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़ा था, डिटेल जोनाथन स्विफ्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में पढ़ना है, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। Oliver Goldsmith 1730 to 1774. Oliver Goldsmith was an Anglo-Irish writer। ये एक एंग्लो-आयरिश राइटर थे, ठीक है। पोएट थे, प्लेराइट थे, रिनाउंड थे, जाने जाते थे अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो उन्होंने लिटरेचर को दिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी के दौरान। हिज वर्क्स आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर चार्म। इनकी रचनाओं को हम सेलिब्रेट करते हैं इनके चार्म के लिए, विट के लिए और सोशल कमेंट्री के लिए। की वर्क्स एंड थीम्स की बात करें तो सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है वो है द विकार ऑफ द वेकफील्ड 1766। ये एक नॉवल है दैट फॉलोज द मिस एडवेंचर्स ऑफ डॉक्टर प्रिमरोज। इसमें डॉक्टर प्रिमरोज राम के किरदार के मिस एडवेंचर्स हैं और उनके परिवार की कहानी है। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। ओके, नाइस। थीम्स ऑफ रेजिलियंस, इसमें रेजिलियंस की थीम है, मोरालिटी है और परिवार की इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, ये इसकी एक सेंट्रल थीम है। नॉवल इज़ नोटेड फॉर इट्स ह्यूमर। ये नॉवल जाना जाता है अपने ह्यूमर के लिए, इंगेजिंग नरेटिव के लिए, ठीक है, और सेंटिमेंटल टोन के लिए। इसके अलावा एक पोयम है इनकी बहुत फेमस, द डेसर्टेड विलेज 1670 में लिखी गई। ये एक पास्टोरल पोयम है, ठीक है, एक ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई एक कविता है, लेमेंटिंग द डिक्लाइन ऑफ रूरल विलेजेस। इसमें विलाप कर रहे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ क्योंकि पतन हो रहा है ग्रामीण गांवों का ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से एंड एनक्लोजर मूवमेंट, और एनक्लोजर मूवमेंट की वजह से, एक आंदोलन की वजह से, ठीक है। क्रिटिक्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज। रेखा लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, पढ़ लेते हैं, ठीक। तो क्रिटिक्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, इसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं कि रूरल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो शहरीकरण की तरफ बढ़ें, एंड द लॉस ऑफ सिंपल एग्रेरियन लाइफ स्टाइल्स, और जो सिंपल ग्रामीण जीवन होता है, ठीक है, उसका पतन हो रहा है, लोग उसको खोते जा रहे हैं। नोन फॉर इट्स नॉस्टैल्जिक टोन, ये कविता जानी जाती है अपने नॉस्टैल्जिक टोन की वजह से क्योंकि इसमें वो अतीत को याद करते हैं और इवोकेटिव इमेजरी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक और इनका कॉमेडिक प्ले है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। जिक्र हुआ था जब हमने ड्रामा पढ़ाया था आपको, यूनिट 1 पढ़ाई थी 1773। जी हेडिंग वाली ठीक है ज़रा। कॉमेडिक प्ले दैट रिवॉल्व्स अराउंड द रोमांटिक एंटेगलमेंट्स, ठीक है, ये एक कॉमेडिक प्ले है। और अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि ये नोट्स हम अभी बना रहे हैं, रीसेंट नोट्स बना रहे हैं हम, ठीक है, और लिटरली हम रोज़ाना नोट्स बनाते हैं और रोज़ाना आपकी क्लास लेते हैं, ऐसे ही आपकी क्लास चल रही है। अभी भी हमारे पास सिर्फ मंडे को जो हम आपको पढ़ाएंगे बस उसके नोट्स हैं। तो अब ये कल 2 दिन जब ऑफ रहेगा, टाइम मिलेगा तो हम इसमें नोट्स बनाएंगे ट्यूसडे की क्लास के लिए। तो आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं भाई, बहुत मेहनत चल रही है, आंखों का नंबर भी बढ़ रहा है चश्मे का उस मेहनत के चक्कर में।
तो जब टीचर एकदम नए नोट्स बनाता है तो उन नोट्स में एक आध दो गलतियां हो सकती हैं, ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं। तो अगर आपको कभी हमारे नोट्स में कोई गलती नज़र आए, ठीक है, ईयर वगैरह में, तो आप मुझे बताया ज़रूर करें, है ना, मैसेज करके कि सर देखिए शायद ये चेक कर लीजिए इसमें ये गलत है, ताकि हम उसे ठीक कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे ही नोट्स ठीक होते हैं धीरे धीरे करके। फिर वैसे बहुत मुश्किल है, लाइक लिटरली 99.99% सब कुछ ठीक है और चेक्ड है, बट स्टिल ठीक है, वी आर ह्यूमंस और ह्यूमन एरर हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर बताया करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट डर जाते हैं कि कोई सर को बुरा ना लग जाए भाई कि इनके नोट्स में गलती बता दी हमने, तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, आप उसे बताइएगा ताकि हम उसे और बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए, तो क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? हाँ, तो द शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक कॉमेडिक प्ले है जिसमें रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स का जिक्र है, अलग अलग लोगों से प्यार और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का जिक्र है। ठीक है, बिटवीन कैरेक्टर्स, किरदारों के बीच में। इसमें हाईलाइट्स की गई हैं थीम्स जैसे कि सोशल क्लास, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ और फॉली ऑफ प्रिटेंशंस। ठीक है, दिखावे का जो फॉली होता है। ठीक है, प्रेस्ड फॉर इट्स लिवली डायलॉग, इस प्ले को बहुत तारीफ़ें मिलती हैं लिवली डायलॉग की, इंगेजिंग प्लॉट की वजह से और ह्यूमरस सिचुएशंस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक रचना और है, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 1762। ये एक सीरीज़ है लेटर्स की। ठीक है, purportedly written by a चाइनीज़ ट्रैवलर, जो इन्होंने इस तरह से लिखी है कि ये चाइनीज़ ट्रैवलर के द्वारा लिखे गए हैं इंग्लैंड में, ऑफरिंग अ सटायरिकल व्यू ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी। और इसमें एक बहुत ही सटायरिकल नज़रिया है ब्रिटिश सोसाइटी का। प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू कल्चरल डिफरेंसेस, इन लेटर्स के ज़रिए जो सांस्कृतिक डिफरेंसेस हैं उनको दिखाया गया है। क्रिटिसाइज़ करते हैं इसमें वो कंटेम्प्रेरी सोशल नॉर्म्स को, अपने ज़माने के सामाजिक नॉर्म्स को। रिफ्लेक्ट्स गोल्डस्मिथ्स इंटरेस्ट इन ट्रैवल लिटरेचर, ये रचना दिखाती है कि गोल्डस्मिथ को बहुत इंटरेस्ट है ट्रैवल लिटरेचर में और सोशल क्रिटिसिज्म में। स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस की बात कर लेते हैं, किस स्टाइल पर लिखते थे? ह्यूमर एंड सटायर, गोल्डस्मिथ्स वर्क्स ऑफन एम्प्लॉय जेंटल ह्यूमर। गोल्डस्मिथ की रचना में बहुत ही जेंटल ह्यूमर होता था, हल्की फुल्की हंसी, है ना, और सटायर होता था, क्रिटिसाइज करते थे सोसाइटी को, हाईलाइटिंग ह्यूमन फॉलीज, इंसानों की गलतियों को हाईलाइट करते थे सिंपैथेटिक टच के साथ कि देखो गलती कर देता है इंसान, है तो सहानुभूति रखते थे इंसान के प्रति। दूसरा है सेंटिमेंटैलिटी, हिज राइटिंग फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फैमिली, इनकी राइटिंग्स में फैमिली की थीम होती थी, फ्रेंडशिप होता था, वर्च्यू दिखाते थे, ये गुण दिखाते थे सिंपल रूरल लाइफ के। कन्वेइंग अ सेंस ऑफ वार्मथ एंड नॉस्टैल्जिया, इससे एक सेंस ऑफ वार्मथ पैदा होता था इनकी किताबों को पढ़ते हुए, इनकी रचनाओं को पढ़ते हुए, और आप नॉस्टैल्जिया में चले जाते थे, अतीत में चले जाते थे। अगर हम इसे बहुत आसान भाषा में थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें ना आपको, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की रचनाओं को पढ़ते हुए आपको बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा आपको पंचायत वेब सीरीज़ देखकर लगता है। अमेज़न प्राइम पर एक सीरीज़ है पंचायत, अगर आपने देखी हो तो बहुत प्यारी सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, बहुत ही हल्की फुल्की सी, बहुत ही लाइट सी कॉमेडी, बहुत ही प्यारी सी सेटिंग। ओलिवर गोल्डस्मिथ बिल्कुल वैसा लिखते थे। क्लैरिटी एंड एलिगेंस के लिए जाने जाती हैं इनकी रचनाएं। गोल्डस्मिथ्स प्रोज एंड पोएट्री आर नोन फॉर द क्लियर, गोल्डस्मिथ का प्रोज, उनकी पोइट्री दोनों जाने जाते हैं बहुत ही क्लियर एलिगेंट स्टाइल के लिए अपने, मेकिंग देम एक्सेसिबल, इसी वजह से एक्सेसिबल थे, लोग पढ़ पाते थे और इन्जॉय कर पाते थे, वाइड ऑडियंस। ठीक है, मोरल लेसन्स देते थे भाई ये। मैनी ऑफ हिज वर्क्स इम्पार्ट मोरल लेसन्स, इनकी कई रचनाओं में नैतिक लेसन्स दिए गए हैं। रिफ्लेक्टिंग एनलाइटनमेंट आइडियल्स ऑफ वर्च्यू, उसमें दर्शाते हैं वो वर्च्यू के आइडियल्स को, रीज़न के और बेनेवलेंस के। पर्सनल लाइफ और चैलेंजेस पढ़ लेते हैं भैया। अर्ली लाइफ अगर हम देखें, गोल्डस्मिथ वॉज बॉर्न इन काउंटी लॉन्गफोर्ड में पैदा हुए थे आयरलैंड में, एंड फेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, और कई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को इन्होंने फेस किया था अपने पूरे जीवन में। एजुकेशन की बात करें, ही स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन में पढ़े थे ट्रिनिटी कॉलेज में, एंड लेटर अटेम्प्टेड अ करियर इन मेडिसिन, बाद में इन्होंने कोशिश की थी मेडिसिन में करियर बनाने की, विच ही इवेंचुअली अबेंडन फॉर राइटिंग, जो इन्होंने इवेंचुअली छोड़ दिया राइटिंग के लिए। अच्छा ही किया हमारे लिए तो। फिनेंशियल स्ट्रगल्स की अगर बात करें, डिस्पाइट हिज लिटरेरी सक्सेसेस,
बावजूद इसके कि साहित्यिक रूप से बड़ी सफलताएं देखी हैं गोल्ड स्मिथ ने, ही ऑफन स्ट्रगल विद डेट, लेकिन ये प्रायः उधार में फंसे रहते थे, एंड लिव्ड अ समवॉट प्रिकैरियस एग्जिस्टेंस, और इनकी बहुत ही प्रिकैरियस एग्जिस्टेंस था। प्रिकैरियस कहते हैं मनमौजी झक्की, यानी कभी अमीर कभी गरीब, कभी पैसा कभी नहीं, ठीक है। लिटरेरी सर्कल्स की अगर बात करें, ही वॉज अ मेंबर ऑफ सैमुअल जॉनसन्स लिटरेरी क्लब, ये सैमुअल जॉनसन लिटरेरी क्लब के सदस्य थे, एंड एसोसिएटेड विद प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने ज़माने के कई प्रोमिनेंट राइटर्स के साथ इनका एसोसिएशन था, जिसमें शामिल थे एडमंड बर्क और जॉशुआ रेनॉल्ड्स नाम के दो बड़े राइटर्स, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा प्लीज़। गुड इवनिंग शिवानी। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या था, ठीक है, ये हो गया लिटरेरी सर्कल्स। अब इनकी लेगेसी पढ़ लेते हैं। ऑलिवर गोल्डस्मिथ्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ऑलिवर गोल्डस्मिथ का जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर को, उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट है। उनकी रचनाएं, खासतौर से द विकार ऑफ द विकफील्ड और शी स्टूप्स टू कंक्वर, कंटिन्यू टू बी रेड, अभी भी पढ़ी जा रही हैं, अभी भी परफॉर्म हो रही हैं। अप्रिशिएटेड फॉर देयर विट, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनकी विट, चार्म और इंसाइट के लिए जो वो ह्यूमन नेचर की देती हैं। गोल्डस्मिथ्स एबिलिटी टू ब्लेंड ह्यूमर, गोल्डस्मिथ की जो एबिलिटी है ह्यूमर को ब्लेंड करने की, सेंटिमेंटैलिटी को ब्लेंड करने की, सोशल कमेंट्री जैसे वो करते हैं, वो इंश्योर करती हैं सारी चीज़ें कि उनके जो इंड्योरिंग प्लेस है लिटरेरी कैनन में वो बना रहे। तो योगदान बहुत बड़ा है इस आदमी का, ठीक है। चलिए ये हुआ कंप्लीट। अब हम अपनी नेक्स्ट पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं इतने। Okay, let's start. So, अब हम पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे द रोमांटिक एज पोइट्री 1798 से 1837। ये हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक है। तो अभी तक हम जो आपको पढ़ा चुके हैं वो पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने प्री चौसेरियन ऑन द एज ऑफ चौसर पोइट्री पढ़ी थी। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल, लेक्चर नंबर 3 एलिजाबेथन पोइट्री, उसके बाद द प्यूरिटन एंड द रेस्टोरेशन एज पोइट्री, और अभी हमारा फिनिश हुआ है न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज पोइट्री। और अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं द रोमांटिक एज पोइट्री, जो एक्चुअली पोइट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास से जो आपको पढ़ाया जाएगा वो इन सभी लेक्चर्स में, 8 लेक्चर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो रोमांटिक एज पोइट्री पढ़ना शुरू करते हैं। रोमांटिक एज पोइट्री 1798 से 1837। ये समझ लीजिए कि काव्य के सबसे बड़े महारथी इस दौर में देखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन,
एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम। लेट्स स्टार्ट। द रोमांटिक एज इन लिटरेचर, जो रोमांटिक एज है लिटरेचर में, इमर्ज इन द लेट 18th सेंचुरी, वो लेट 18th सेंचुरी में इमर्ज हुई, सामने आई, एंड कॉन्टिन्यूड इन टू द मिड 19th सेंचुरी, और मिड 19th सेंचुरी तक चलती रही। इट वॉज अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट द एनलाइटनमेंट्स एम्फेसिस ऑन रीजन, जो एनलाइटनमेंट किया गया था, जोर दिया गया था तर्क पर, ऑर्डर पर और साइंटिफिक रैशनैलिटी पर। अब याद करिए पिछला लेक्चर हमारा, जब न्यू क्लासिकल एज शुरू हुई, न्यू क्लासिकल एज के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि इस दौर के जो राइटर्स थे उनका एम्फेसाइज होता था ऑर्डर पर, रीज़न पर, ठीक, और साइंटिफिक रैशनैलिटी पर। वो तर्क वितर्क करते थे अपनी कविताओं में, ठीक है। उन्होंने लिखा कुछ साल, उसके खिलाफ एक रिएक्शन था रोमांटिसिज्म, कि भैया ये क्या हो रहा है, हम क्यों अपनी कविताओं में तर्क वितर्क करें, हम अपनी कविताओं में इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है। वो न्यू क्लासिकल पोएट्स, वो क्लासिक्स को नया कर कर प्राचीन रोम और प्राचीन रोम की कहानियों को लिख रहे थे। इन्होंने कहा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम अपने आसपास हो रहे, ठीक है, किस्सों को लिखेंगे, हमें जो महसूस हो रहा है, जो मेरा इंडिविजुअल थॉट है, हम उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और हम आसान भाषा में लिखेंगे। ये जो रोमांटिक मूवमेंट था, सॉट टू प्रायोरिटाइज इमोशन, इसमें प्रायोरिटी दी गई इमोशन को, इंट्यूशन को, एंड सबलाइम एस्पेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के, उनको, ठीक है। रोमांटिक मूवमेंट ने पोएट्री को चेंज किया है, ठीक है। रोमांटिक तो रोमांटिक मूवमेंट ने पोइट्री को चेंज किया है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम मानते हैं कि मिड 19th सेंचुरी में जाकर रोमांटिसिज्म ख़त्म हो गया था 1850 तक, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम उसे ख़त्म हो जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नया मूवमेंट चालू हो गया, ठीक है, लोग और अलग तरह से लिखने लगे। लेकिन सारे मूवमेंट्स में जो भी पोइट्री में हमने देखे हैं, उसमें रोमांटिसिज्म इकलौता ऐसा मूवमेंट है जिसके एग्जिस्टेंस के सबूत अभी तक हैं। यानी रोमांटिसिज्म ख़त्म नहीं हुआ है एकदम से 1850 तक जाते जाते, रोमांटिसिज्म अभी भी है, अभी भी न जाने दुनिया भर के कितने कवि अपने आसपास हो रही चीज़ों के ऊपर लिख रहे हैं, कितने कवि पेड़ पहाड़ों पर लिख रहे हैं, ठीक है, कितने कवि अपने इंडिविजुअल थॉट्स पर आज भी लिख रहे हैं। तो रोमांटिसिज्म ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी 2024 तक है, चल रहा है, ठीक है। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका, गुड इवनिंग रोली, गुड इवनिंग कीर्ति, अगर हमने आपको गुड इवनिंग नहीं बोला है तो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सबसे पहला औद्योगिक क्रांति। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, बहुत तेज़ी के साथ औद्योगिकीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी यूरोप में, ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, उसकी वजह से बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे, ठीक है। रोमांटिक पोएट्स ऑफन रिएक्टेड अगेंस्ट द डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट्स, रोमांटिक कवि ज़्यादातर रिएक्ट करते थे जो डीह्यूमनाइजिंग पहलू थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, ना, लोगों को बिल्कुल मशीन बनाकर छोड़ दिया गया था, लोग फैक्ट्रीज़ में मजदूरी कर रहे थे, उनका जीवन स्तर ख़राब हो रहा था। लॉन्गिंग फॉर अ रिटर्न टू नेचर एंड सिंप्लिसिटी, ये कवि चाहते थे कि हम वापस लौटें, ठीक है, नेचर और सिंप्लिसिटी की तरफ। दूसरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था इस पूरे आंदोलन के पीछे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं आपके साथ हम। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, लुई 16, और देश में अकाल पड़ा हुआ था भाई, बहुत गंदा वाला, लोगों के पास खाने वाने को नहीं था। लोगों ने तय किया कि चलो भैया जाकर महल चलते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं। राजा थे नहीं, रानी आई खिड़की पर, पूछा बताओ क्या हो गया, तो लोगों ने कहा कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, वी डोंट हैव रोटीज़, ठीक है, वी डोंट हैव फूड। तो अब रानी को लगता था कि जब हमारे यहाँ ब्रेड नहीं होती, जब हमारे यहाँ ब्रेड नहीं होती है किचन में, ठीक है, तो हमें केक खिला देते हैं हमारे खानसामा।
तो रानी ने कहा कि रोटी नहीं है तो केक खा लो भैया, क्या आफत आ गई। उन्होंने कहा कि रोटी नहीं है, उन्होंने बोल दिया ऊपर से रोटी नहीं तो केक खा लो। जनता भड़क गई कि भाई इनको तो कुछ नहीं पता हमारे बारे में कि हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं। बस वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ और मोनार्की के खिलाफ, ठीक है। बास्टील का एक किला है, उसका पतन हुआ, द फॉल ऑफ बास्टील हुआ। द टेल ऑफ 2 सिटीज़ अगर आपने पढ़ा है तो उसमें उसी की कहानी है, पढ़िएगा। और चैनल पर वीडियो भी है द टेल ऑफ 2 सिटीज़ की, देख लीजिएगा आज रात को। तो अब वहाँ पर कुछ आइडियल्स स्टार्ट हुए आज़ादी को लेकर, ठीक है, लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर और फ्रेटर्निटी को लेकर, बंधुत्व को लेकर। इंस्पायर्ड मैनी रोमांटिक राइटर्स, और इसने कई रोमांटिक राइटर्स को इंस्पायर किया। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। हेलो, ठीक है, ठीक है। पिन जो booking.com देता है, ठीक है, हाँ ठीक है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी ना लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आधे घंटे बाद करा दूँ। हाँ, जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए। तो पेमेंट के लिए आप उनसे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 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 ओके। तो वहाँ पर कुछ आदर्श बने कि आज़ादी की बात होने लगी, इक्वालिटी की बात होने लगी, फ्रेटर्निटी की बात होने लगी। इंस्पायर्ड मैनी रोमांटिक राइटर्स, इन सारे आइडियल्स ने कई रोमांटिक राइटर्स को इंस्पायर किया। हाउएवर द सब्सिक्वेंट राइन ऑफ टेरर, अब एक राज हो गया टेरर का, ठीक है, और नेपोलियनिक वॉर्स आए वहाँ पर, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ वॉर्स लड़े। ऑल्सो लेड टू डिसइल्यूजनमेंट, उसने भी सारे भ्रम तोड़े, ठीक है। तो राइटर्स बहुत इन्फ्लुएंस हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस की वजह से भी ये मूवमेंट हमारे सामने आया। द रोमांटिक पीरियड वॉज मार्क्ड बाय अ क्वेश्चनिंग ऑफ एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। सवाल उठे कि ये जो पहले से स्थापित नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस हैं, इनका मतलब क्या है। हम क्यों राजा को राजा मानते रहें, हम क्यों लॉर्ड्स के आगे सर झुकाते रहें, कब तक ये अमीर लोग पैसों में भैया मस्ती करते रहेंगे और हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो एक सवाल उठे समाज में पहली बार। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर ऑफ द टाइम, और ये सब उस जमाने के, ठीक है, और ये सब उस जमाने के लिटरेचर में नजर आया। विच ऑफन चैम्पियन इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम, जिसको प्रायः हम चैम्पियन करते हैं, ठीक है, और जिसमें हम जो चैम्पियन करते हैं इंडिविजुअलिज्म को और पर्सनल फ्रीडम को, कि देखो मैं अपने बारे में सोचूंगा, ठीक है, इंडिविजुअली, ठीक है, और मैं अपनी पर्सनल फ्रीडम के बारे में सोचूंगा। न्यू क्लासिकल पोएट्स ऐसे नहीं थे, ठीक है, वो इस तरह से नहीं सोचते थे कि मैं क्या सोचता हूँ, वो सोचते थे समाज क्या सोच रहा है। तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा रिएक्शन है रोमांटिक मूवमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। अब रोमांटिक पोइट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, हम उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या हैं वो, सुनिएगा ध्यान से। पहला है एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। जो रोमांटिक पोइट्स होते थे वो एम्फेसाइज करते थे इमोशन को और इमेजिनेशन को, जो कि वो नहीं करते थे न्यू क्लासिकल पोएट्स। इमोशन ओवर रीजन, ठीक है, सबसे पहले वो इमोशन को ज़्यादा तवज्जो देते थे तर्क से, और वो तर्क को देते थे न्यू क्लासिकल पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स प्लेज अ हाई वैल्यू इन एक्सप्रेसिंग डीप। रोमांटिक पोएट्स बहुत ही हाई वैल्यू पर रखते थे डीप और बहुत ही इंटेंस इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। कंट्रास्टिंग विद एनलाइटनमेंट्स फोकस ऑन रैशनैलिटी, ये बिल्कुल एनलाइटनमेंट वाले पीरियड में रैशनैलिटी पर जो फोकस करते थे कभी, उसके बिल्कुल विपरीत बात है। दूसरा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वॉज सीन एज पावरफुल क्रिएटिव फोर्स। इमेजिनेशन को, कल्पना को, ये बहुत ही पावरफुल और क्रिएटिव फोर्स के रूप में देखते थे दैट कुड ट्रांसकेंड रियलिटी, जो रियलिटी को बदल सकती हो।
एंड एक्सप्लोर द सबलाइम, और इमेजिनेशन के जरिए ही आप सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा रोमांटिक पोएट्स का मानना था। इसके अलावा जो दूसरा की कैरेक्टरिस्टिक था रोमांटिक पोएट्री का, वो था सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। नेचर को सेलिब्रेट किया है इन लोगों ने, है ना। वर्ड्सवर्थ आप लोग ने यूजुअली पढ़ा ही हुआ है। नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो नेचर को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते थे। रोमांटिक पोएट्स व्यूड नेचर एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। रोमांटिक पोएट नेचर को सोर्स ऑफ ब्यूटी, सोर्स ऑफ ट्रूथ, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल मानते थे कि अगर आपको आध्यात्मिक रूप से दोबारा से रिन्यूअल होना है, ठीक है, तो नेचर के शरण में जाइए। दे ऑफन डिपिक्टेड इट एज अ लिविंग डायनामिक फोर्स। रोमांटिक पोएट नेचर को प्रायः एक लिविंग और डायनामिक फोर्स की तरह ट्रीट करते थे। इसके अलावा द सबलाइम, यानी कि सर्वश्रेष्ठता, सर्वोच्चता, सबलाइम इन नेचर, वो नेचर में सबलाइम ढूंढते थे। ये एक वास्ट ओ इंस्पायरिंग लैंडस्केप्स जो होते थे, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, टिंटन एबी को याद कर लो, ठीक है। ये जो पावरफुल नेचुरल फिनोमिना होते थे, नदी, पेड़, पहाड़, वॉज अ सेंट्रल थीम। ये सब सेंट्रल थीम हुआ करती थी पोइट्री की, इवोकिंग बोथ ब्यूटी एंड टेरर। इसके जरिए वो ब्यूटी और टेरर दोनों को इवोक करते थे अपनी कविताओं में। आगे जो है वो है इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी, ये एक इसकी थीम है। फोकस ऑन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर फोकस होता था, ठीक है, कि मैं क्या सोचूंगा। रोमांटिक एज सेलिब्रेटेड द इंडिविजुअल, रोमांटिक एज में इंडिविजुअल को सेलिब्रेट किया गया। कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी एक कविता लिख रहे हैं, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, उसमें वो अपनी बात कर रहे हैं कि जब मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे क्या महसूस हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली द आर्टिस्ट और पोएट, खासतौर से केंद्र में जो इंडिविजुअल होता था वो कलाकार या कवि होता था, एक यूनिक विजनरी के रूप में। पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिखाते थे, अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन दिखाते थे, वो सेंट्रल थीम्स में रखा करते थे। और सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होता था, एक इसका एक की कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव भी है। रोमांटिक पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। रोमांटिक पोएट्री में सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को कैरेक्टराइज किया गया, एम्फसाइजिंग पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव का मतलब कि मेरी पर्सनल फीलिंग्स क्या है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स के ऊपर। सार्वभौमिक सत्य तो यही है, ठीक है, कि नदी बह रही है, लेकिन मेरे लिए नदी उड़ रही है, ठीक है। तो वो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स को लेकर कविताएं लिखा करते थे। फिर है कैरेक्टरिस्टिक इंटरेस्ट इन द सुपरनेचुरल एंड एग्जॉटिक। रोमांटिक कवियों को बड़ा इंटरेस्ट था सुपरनेचुरल चीज़ों में, परियों में, देवियों में, देवताओं में, ठीक है, और एग्जॉटिक्स में। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते थे। मैनी रोमांटिक पोएट्स एक्सप्लोर द सुपरनेचुरल, कई रोमांटिक पोएट्स ने सुपरनेचुरल को एक्सप्लोर किया है, मिस्टीरियस लिखा है और अदर वर्ल्डली लिखा है, जो दूसरी दुनिया के हैं। दिस इंटरेस्ट वॉज ऑफन लिंक टू द इमेजिनेशन, और ये इंटरेस्ट उनका इमेजिनेशन से जुड़ता है, ठीक है, और अननोन से। एग्जॉटिक सेटिंग्स होते थे, एग्जॉटिक और डिस्टेंट लोकल्स दिखाते थे, बिल्कुल एग्जॉटिक लोकेशंस पर जाकर कविताएं लिख रहे हैं, जैसे टिंटन एबी हो गई फॉर एग्जांपल विलियम वर्ड्सवर्थ की। टाइम में भी और प्लेस में भी वह फ्रिक्वेंटली यूज टू इवोक अ सेंस ऑफ वंडर, इससे सेंस ऑफ वंडर आता था, ठीक है, एंड एस्केप फ्रॉम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। और ये एक तरह से एस्केपिज्म था, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से भागने का, क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में खेत खलियान नहीं है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में कारखाने हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एग्जॉटिक सेटिंग्स में जाकर कविताएं लिखते थे। रेवोल्यूशन आइडियल्स एंड सोशल क्रिटिक, सबसे पहला रिबेलियन एंड रेवोल्यूशन। उस दौर में कई विद्रोह हुए, कई क्रांतियां हुई, इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस। ये खूब इंस्पायर हुए राजनीतिक क्रांतियों से अपने ज़माने की। मैनी रोमांटिक पोएट्स एडवोकेटेड फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, कई रोमांटिक पोएट्स ने समर्थन दिया था कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होने चाहिए। चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो, वो यथा स्थिति को चैलेंज करते थे कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलना चाहिए। क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोमांटिक पोएट जो होते थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते थे। रोमांटिक पोएट्स ऑफन क्रिटिसाइज द इंडस्ट्रियल एजेस इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। वो क्रिटिसाइज करते थे कि इंडस्ट्री का एक इम्पैक्ट हुआ है नेचर पर और इंसान पर। लेमेंटिंग द लॉस ऑफ सिंप्लिसिटी, वो विलाप करते थे कि हमने सिंप्लिसिटी को गवा दिया है और कनेक्शन जो था नेचर से हमने उसको गवा दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नोटेबल रोमांटिक पोएट्स एंड देयर वर्क्स, ठीक है। कुछ नोटेबल पोएट्स को पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, बाकी डिटेल में हम ऑब्वियसली जैसे पढ़ते हैं राइटर्स को वैसे पढ़ेंगे ही आगे। पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ, नोन फॉर हिज सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, जाने जाते हैं कि इन्होंने नेचर को सेलिब्रेट किया
ऑर्डिनरी को सेलिब्रेट किया। फूल के बारे में कौन लिखता था? वर्ड्सवर्थ लिखते थे, है ना, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों को सेलिब्रेट करते थे। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनकी मेजर जो रचनाएं हैं उसमें शामिल हैं लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी और द प्रिल्यूड। सैमुअल टाइलर कॉलरिज थे फेमस फॉर हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द सुपरनैचुरल, इन्होंने सुपरनैचुरल को एक्सप्लोर किया, पावर ऑफ इमेजिनेशन को एक्सप्लोर किया। नोटेबल रचनाओं में शामिल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान। लॉर्ड बायरन थे अ पोएट नोन फॉर हिज एडवेंचरस लाइफ, ये पोएट जाना जाता है अपनी एडवेंचरस लाइफ के लिए, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, क्रांतिकारी विचारों के लिए। सिग्निफिकेंट रचनाएं हैं बहुत सारी, लेकिन उसमें कुछ जो बहुत फेमस हैं वो है चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज और डॉन जुआन। पीबी शैली थे इसमें। हिज वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट रेडिकल पॉलिटिकल आइडियाज़, इनकी रचनाओं में प्रायः बहुत ही रेडिकल पॉलिटिकल विचारों को रिफ्लेक्ट क्या करते थे और डीप लव दिखाया करते थे नेचर के प्रति। इनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन कई रचनाओं में एक रचना जो ऑजिमेंडियाज है और ऑटो द वेस्ट विंड वो बहुत फेमस है। जॉन कीट्स है भाई, रिनाउंड फॉर हिज सेंशुअस इमेजरी, ये सेंशुअस इमेजरी के लिए फेमस हैं। एक्सप्लोर करते थे ब्यूटी एंड मोर्टैलिटी को, ठीक है। फेमस पोएम है जैसे लाइक और टू अ नाइटिंगेल और टू ऑटम। कॉन्क्लूजन इन लोगों का, ये इनके कुछ चित्रण हैं सारे कवियों के जो हमने नाम पढ़े हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे थे इसलिए हमने लगा दिए नोट्स में। द रोमांटिक एज इन पोएट्री प्रेजेंट्स अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन लिटरेरी फोकस टूवर्ड्स इमोशन। रोमांटिक एज की जो पोएट्री है वो रिप्रेजेंट करती है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, लिटरेरी फोकस बदलता है। पहले लिटरेरी फोकस कुछ और था, अभी वो इमोशन पर लिख रहे हैं, नेचर पर लिख रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म पर लिख रहे हैं, इमेजिनेशन पर लिख रहे हैं। इसका जो इन्फ्लुएंस है रोमांटिक पोएट्री का continues to be felt in literature, वो अभी भी महसूस किया जा रहा है लिटरेचर में, आर्ट में, कल्चर थॉट में। हाईलाइटनिंग द एंड्योरिंग पावर ऑफ द रोमांटिक विजन, ये दिखाता है ये कितना पावरफुल रोमांटिक एज थी, कितना इसका जो विजन था वो कितना पावरफुल था, ठीक है। जैसे हमने कहा कि तो अभी भी रोमांटिसिज्म खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं जैसे पर्सनली मैं जो कविताएं लिखता हूँ वो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करती हैं, क्योंकि मैं अपने पर्सनल थॉट्स पर कविता लिखता हूँ, तो रोमांटिसिज्म ख़त्म नहीं हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज का जो योगदान है रोमांटिसिज्म को शुरू करने में वो बेइंतहा बड़ा है, ठीक है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म बोलते हैं। अब कुछ पोएट्स हैं हमारे रोमांटिसिज्म के, जैसे कि एस टी कॉलरिज, ठीक है, वर्ड्सवर्थ, इन सबको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सुनिएगा, पानी पी लेते हैं। सैमुअल टाइलर कॉलरिज 1772 to 1834। सैमुअल टाइलर कॉलरिज वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द रोमांटिक मूवमेंट, ये सेंट्रल फिगर थे रोमांटिक मूवमेंट में। नोन फॉर इस प्रोफाउंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जाने जाते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है पोइट्री को, फिलॉसफी को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। हिज वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ नेचर, इनकी रचनाओं में प्रायः नेचर की थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है, सुपरनैचुरल को और द पावर ऑफ इमेजिनेशन को। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की बात करते हैं। बर्थ एंड फैमिली, कॉलरिज वॉज बॉर्न ऑन October 21, 1772, पैदा हुए थे 21 अक्टूबर 1772 को ऑटर सेंट मैरी डिवॉन इंग्लैंड में। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 10 चिल्ड्रन, ये 10 बच्चों में सबसे छोटे थे। एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने अटेंड किया था क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन में, ठीक है, वेयर ही फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद चार्ल्स लैम्ब, जहाँ पर इनकी आखिरी समय तक चलने वाली दोस्ती बनी चार्ल्स लैम्ब से, बहुत बड़े राइटर। लेटर ही स्टडीड एट जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज, बाद में ये जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े, बट लेफ्ट विदाउट अ डिग्री, लेकिन उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ दिया बिना डिग्री के। लिटरेरी करियर और की वर्क्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिरिकल बैलेड्स, भैया लिरिकल बैलेड्स ये कोलैबोरेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, दोनों ने मिलकर लिखा था। 1798 में कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स, दोनों ने लिरिकल बैलेड्स छापा। ये एक लैंडमार्क कलेक्शन था,
काव्य संग्रह था दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, और यहीं से इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है 1798 से लिरिकल बैलेड्स के छपने से। तो 1798 में फर्स्ट एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का, और एनोनिमसली छापा था, नाम नहीं लिखा था दोनों ने, क्योंकि पता नहीं था कैसे रिएक्शन आएगा लोगों का। खैर छाप दिया, कोई बात नहीं। 1800 में 2 साल बाद दूसरा एडिशन छापा, उसमें नाम छापे इन्होंने अपने, ठीक है, क्योंकि सफल हुआ था पहला एडिशन इनका बहुत ज़्यादा। गुड इवनिंग सीता। और इसमें वो रोमांटिसिज्म के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो किया था कि हम आसान भाषा में लिखेंगे, इंडिविजुअल थॉट पर लिखेंगे, हमारे आसपास जो किस्से कहानियाँ हो रहे हैं उनके ऊपर लिखेंगे। कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड, कॉलेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था लिरिकल बैलेड्स में, उसमें ये कविताएं शामिल थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और फ्रॉस्टेड मिडनाइट। मेजर वर्क्स की बात करें तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इनकी मेजर वर्क है। समरी की बात करें इसकी तो द लेंदी नरेटिव पोएम्स, एक बहुत लंबी नरेटिव पोएम है, टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैरिनर। इसमें एक बूढ़े मैरिनर नाविक की कहानी है, रिकाउंट्स टेल ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स एट सी, जो अपने सुपरनैचुरल घटनाएं हुई हैं समुद्र में उसके साथ, उसकी कहानियाँ सुनाता है। इंक्लूडिंग द किलिंग ऑफ एन एल्बाट्रॉस, जिसमें एक एल्बाट्रॉस को मारने की कहानी है, और उसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे जब उन्होंने एल्बाट्रॉस को मारा था। ठीक है, गाना याद आ गया एल्बाट्रॉस। तो एल्बाट्रॉस एक पक्षी होता है भैया, हम दिखा देते हैं आपको। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एल्बाट्रॉस पक्षी है, इसके मारने की कहानी है, ये सुपरनैचुरल दिखाया गया इस कहानी में। ठीक है, चलिए थीम्स क्या है? गिल्ट एंड रिडेम्पशन, गिल्ट मार दिया तो गिल्ट हुआ, फिर उसका पश्चाताप कैसे किया, एंड द पावर ऑफ नेचर, ठीक है, द पावर ऑफ सुपरनैचुरल, और द आइसोलेशन ऑफ द ह्यूमन सोल, और ह्यूमन सोल का आइसोलेशन, उसका अलग थलग हो जाना। स्टाइल की बात करें तो इमेजरी में बहुत रिच है ये पोएम, सिंबॉलिज्म बहुत तगड़ा है, विद अ हॉन्टिंग एंड रिदमिक क्वालिटी, एक हॉन्टिक और रिदमिक क्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि डर लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, इसने मार तो दिया। कुबला खान 1816 में लिखा, ये एक फ्रेगमेंट्री पोएम है, अंशों में बटी हुई कविता, फ्रेगमेंट्री का मतलब, दैट डिस्क्राइब्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैग्निफिसेंट पैलेस। इसमें एक शानदार महल के बनने का वर्णन है जो एक मंगोल एम्परर कुबला खान बनवा रहे हैं। ब्लेंडिंग विविड इमेजरी, इसमें अलग अलग इमेजरी हैं विद फैंटास्टिकल एलिमेंट्स, और कई फैंटास्टिकल एलिमेंट्स हैं। थीम की बात करें, द पावर ऑफ इमेजिनेशन दिखाई गई है इसमें, क्रिएटिव प्रोसेस दिखाया है, इंटरप्ले दिखाया है नेचर और ह्यूमन आर्टिफाइस के बीच में, इंसानी तिकड़मबाजियों और नेचर के बीच का। बैकग्राउंड की बात करें, कॉलरिज क्लेम द पोएम केम टू हिम इन एन ओपियम इंड्यूस्ड ड्रीम। ठीक है, कॉलरिज ये दावा करते हैं कि एक बार भाई ने ओपियम खा लिया, पी लिया, पता नहीं कैसे खाते हैं, क्या बोलते हैं ओपियम को हिंदी में, क्या बोलते हैं ओपियम को हिंदी में, बहुत कॉमन वर्ड है ओपियम का। तो भाई ने ओपियम पिया, ठीक है, या खाया, जो भी किया होगा, और ये तो हो गए, ठीक है, नशे में। उस नशे में सपना आया, ठीक है, और उस सपने से इन्होंने कुबला खान के महल के निर्माण के वर्णन को देखा उस सपने में, बट वॉज इंटरप्टेड, अब वो बीच में उड़ गए, ठीक है, लीविंग इट अनफिनिश्ड, ठीक है, और उसको अनफिनिश्ड छोड़ दिया, ठीक है। एंड हिज वर्क्स कंटिन्यूड विद स्टडीज़, अभी भी इनकी रचनाओं को पढ़ा जा रहा है, ठीक है, एंड अप्रिशिएटेड फॉर द इमेजिनेटिव डेप्थ एंड लिरिकल ब्यूटी, अभी भी तारीफ़ की जाती है कि इसमें एक इमेजिनेटिव डेप्थ है और एक लिरिकल ब्यूटी है। अफीम, हाँ थैंक यू रानी, तो अफीम खा के सपना आया था, ठीक है। इसके अलावा एक इनकी रचना है क्रिस्टबल 1816। समरी की बात करें, दिस हमने सुना है एक्चुअली, नहीं धतूरा नहीं, अफीम हमने सुना है एक्चुअली, बहुत सारे राइटर से सुना है कि जब आप अफीम पी कर लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखा जाता है, ठीक है। और अरुंधति रॉय को जानते हैं ना आप लोग, ठीक है, शी इज़ अ गॉडेस भाई इंडियन क्लास, मतलब इंडियन लिटरेचर में। तो उनकी एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें वो अपनी बुक लिख रही हैं और वो हाथ में उनके
वो है माल, ठीक है, उसे पी रही हैं वो। तो मैंने कई राइटर्स से जो हम मिलते हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स से, तो ये कहते हैं कि अफीम हेल्प्स इन राइटिंग, ठीक है। चलिए, क्रिस्टबेल समरी, दिस अनफिनिश्ड नरेटिव पोएम, ये एक अधूरी नरेटिव पोएम है, टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमन। इसमें एक यंग वुमन क्रिस्टबेल की कहानी है, हु इनकाउंटर्स अ मिस्टीरियस वुमन नेम्ड जेरल्डाइन। इसकी मुलाकात एक रहस्यमय महिला जेरल्डाइन से होती है, ठीक है, लीडिंग टू स्ट्रेंज एंड अनसेटलिंग इवेंट्स, और इसकी वजह से बहुत ही विचित्र और अनसेटलिंग इवेंट्स उसके साथ होते हैं। यस, करुणा, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लिखने के लिए अफीम पीना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर आप अफीम लेकर लिख रहे हैं दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, ठीक है, यू नीड हेल्प टू फोकस। तो उससे बेहतर ये होगा कि आप फोकस करने के लिए और कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करें। थीम्स सुपरनेचुरल थीम है, इनोसेंस और करप्शन दिखाया गया है, एम्बिगुअस नेचर दिखाया गया है, यानी कि द्विअर्थी नेचर अच्छाई और बुराई का। स्टाइल की बात करें तो गॉथिक स्टाइल में लिखी है ये पोएम, मिस्टीरियस स्टाइल में लिखी है, एम्प्लॉइंग अ मेडिवल सेटिंग, इसमें एक मेडिवल सेटिंग दिखाई गई है मध्यकालीन समय की, और इसमें एक रिदमिक और म्यूजिकल क्वालिटी भी है, ठीक है। इसके अलावा एक इनकी ऑड है डिजेक्शन 1802 की। समरी की बात करें, पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है दैट एक्सप्लोर्स द पोएट्स फीलिंग्स ऑफ मेलंकली। इसमें कवि अपनी उदासी की फीलिंग्स को बता रहे हैं, एंड द लॉस ऑफ क्रिएटिव इंस्पिरेशन, और बता रहे हैं, ठीक है, कि क्रिएटिव इंस्पिरेशन खो दी है। तो राइटर्स के साथ ये बहुत होता है भाई, क्रिएटिव इंस्पिरेशन का खो देना। आप चाहते हैं लिखना, लेकिन आप लिख नहीं पाते, चलती ही नहीं है कलम, तो उसके बारे में बात करते हैं। थीम देखें तो इमोशनल टर्मोइल दिखाया अपना, रिलेशनशिप दिखाई है, इनर इमोशंस और अपने आउटर वर्ल्ड के बीच में, एंड सर्च फॉर पोएटिक इंस्पिरेशन, और वो पोएटिक इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम पर्सनल अपनी बात करें तो अभी 15-20 दिन नहीं, 15-20 दिन नहीं, अभी 7-8 दिन पहले हमने एक पोएम लिखी है, कम से कम 1 साल बाद, ठीक है। अब वो भी लिख दी क्योंकि बहुत इमोशनल टर्मोइल चल रहा था उस टाइम में, और वो लिखी गई। और हमसे पोएम्स लिखी क्यों नहीं जा रही, क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है पोएम लिखने का वो ट्रैवलिंग है। जब हम घूमते हैं तो हम लिखते हैं, ठीक है, जब हम अकेले घूमते हैं, सोलो ट्रैवलिंग, किसी अनजान शहर में सड़क पर घूम रहे हैं, ठीक है, किसी पहाड़ को देख रहे हैं, तो फिर हमारे दिमाग में विचार आता है, हम लिखते हैं। तो सबका एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है लिखने का, हर आदमी का, हमारा वो है। तो हम पिछले 1-1.5 सालों से वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उस चक्कर में कुछ नहीं लिख रहे हैं। किसी भी पोएट के लिए या किसी भी राइटर के लिए वो बहुत बड़ा इमोशनल टर्मोइल होता है जब वो इस दौर से गुजरता है, जब वो लिख नहीं पाता, ठीक है ना। तो वो गुजरे इस दौर से, तो उसी को वो डिजेक्शन में लिखते हैं, एस टी कॉलरिज। चलिए, अब एस टी कॉलरिज का कंट्रीब्यूशन लिटरेरी क्रिटिसिज्म को और फिलोसफी को यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि मंडे को पढ़ेंगे। जल्दी छोड़ रहे हैं बिकॉज आई एम लीविंग फॉर दिल्ली, सो सी यू ऑन मंडे, ठीक है। लाइव आइएगा मंडे को। और अभी हम जा रहे हैं, ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमारा यूनिट 2 बहुत जल्दी इस हफ्ते हो जाएगा आई थिंक। तो तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए, आपका टेस्ट होगा। और इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार करी थी कि हमने एक टाइम दे दिया था आपको, तो एक दिन असाइन करेंगे टेस्ट का, और उस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बजे से टेस्ट लेंगे, तो रात को 12 बजे तक आप उसे कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो लंबा टाइम देंगे आपको अटैम्प्ट करने का इस बार, क्योंकि कोई 3 बजे कहीं होता है, कोई स्कूल से आ रहा होता है, किसी को खाना पकाना होता है, किसी के बच्चे ट्यूशन जा रहे होते हैं। तो हम 6-7 घंटे देंगे उसे अटैम्प्ट करने के लिए आपको। थैंक यू ज़ारा। पीजीटी का बैच व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए कब ज्वाइन करना है, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा आपके लिए कूपन वगैरह। तो जिस दिन भी ज्वाइन करना उस दिन कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पर।
आई नो रेखा, रिकॉर्ड चाहिए पूरे दिन कभी भी। सीता, एक बार टेस्ट ऐड हो जाता है, आप कभी भी दे सकते हैं उस टेस्ट को, उस दिन या बाद में। जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, किसी बैच में अगर आप हैं और हमने उसमें टेस्ट ऐड कर दिया, तो एक टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं 10 बारी, ठीक है। लेकिन जो नंबर मुझे शो होंगे आपके, वो सिर्फ पहली बारी के अटेम्प्ट करने के होंगे, उसमें आप जो भी स्कोर करेंगे। अब बाकी के 9 बार आपके चाहे 100 में से 100 आएँ, वो हमें शो नहीं होगा कि आपके कितने कितने नंबर थे। हमें सिर्फ पहला अटेम्प्टेड जो आपका पेपर होता है उसके नंबर शो होते हैं, उसकी ही रैंक शो होती है हमें। चलिए तो स्टार्ट, चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। कोई बात नहीं सीता, समझ में आ जाएगा वो धीरे धीरे। अपने कोर्स में जाके, ऐप में अपने कोर्स में जाके उस पर उंगली करते रहो, देखो कि कंटेंट में क्या है, ठीक है, ये बोर्डिंग का ऑप्शन क्या है, इसमें एडिट क्या है, सब बस ऐप को चलाना सीखिए सबसे पहले तो 2-3 दिन। नई नई जगहों पर जाकर देखिए कहाँ पर क्या लिखा है, नोट्स कहाँ पर हैं, फोल्डर्स कहाँ पर है, लाइव क्लास कहाँ दिखती है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू।